हाँ जी स्टूडेंट्स, आपको मैं अवर पास्ट हिस्ट्री में 8th क्लास में हिस्ट्री में जो आपकी बुक है हिस्ट्री की अवर पास्ट थर्ड पार्ट 1, इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। और जैसे कि हम ये पढ़ रहे थे कि जितने भी हिस्टोरियंस आए या वो उनका डेट्स से बहुत रिलेशन था, वो डेट्स के लिए बहुत फैसिनेटेड रहते थे, तो हम उसी के बारे में इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको करवा रही हूँ। देखिए जहाँ हमने छोड़ा था, तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी, जैसे कि मैंने बताया था, आपको एक पिक्चर दिख रही है बुक की साइड पे, ये वैरन हेस्टिंग की बेटा है, फ़ोटो बता रखा है इन्होंने। ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1773। ये 1773 में हमारे फर्स्ट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे। तो ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है बच्चों, इसको अच्छे से आप लर्न करेंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है जिसे हमने आज पढ़ना है, दैट इज़ हाउ डू वी पीरियडाइज। हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर हम डेट्स को लेकर करते हैं तो कोई एक डेट फिक्स नहीं की जा सकती किसी भी घटना के लिए, लेकिन हम पीरियड्स बता सकते हैं। तो अब आता है कि ये पीरियड्स को हम कैसे, हाउ डू वी पीरियडाइज, हम इन्हें कैसे पीरियडाइज करते थे। तो देखिए इन 1817 में जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट। अब पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि ये जेम्स मिल कौन थे, ये कहाँ के थे। ये स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, एक अर्थशास्त्री भी रहे हैं, एंड पॉलिटिकल फिलोसफर। और ये पॉलिटिकल फिलोसफर, राजनीतिकी के दार्शनिक भी रहे हैं। ही पब्लिश्ड, उन्होंने क्या छपवाई, अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क। आपको पेपर में ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि उन्होंने एक बुक छपवाई थी और वो 3 वॉल्यूम्स में छपवाई थी बच्चों। तो 3 वॉल्यूम वर्क में उन्होंने 3 उसके वॉल्यूम्स थे, मतलब वो 3 भागों में छपी थी बुक। बुक का नाम क्या था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये बुक का नेम है, आपको लर्न करना है। जेम्स मिल की बुक छपी थी 1817 में और बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और ये 3 वॉल्यूम्स में छपी थी। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। उन्होंने अपनी इस बुक में इंडिया की हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया। वो 3 पीरियड्स कौन से थे स्टूडेंट्स, बच्चों, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली क्या था कि उस टाइम हिंदू लोग मतलब धर्म को बहुत ज़्यादा वो प्रेफर करते थे, हिंदुओं में भी बटा हुआ था हमारी सोसाइटी, मुस्लिम में भी थी, और ब्रिटिश वो खुद ही थे। तो उन्होंने जब हिस्ट्री के बारे में अपनी बुक में लिखा हमारी इंडिया के बारे में, तो उन्होंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। ये आपको पेपर में आ सकता है। तो यही उनके 3 वॉल्यूम्स भी बने थे। दिस पीरियडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। और जब उन्होंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया तो इसे बहुत जगह पर स्वीकार भी किया गया, मतलब लोगों ने इसे बहुत माना कि सही किया है उन्होंने। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री। लेकिन अब आप ही सोचिए, क्या आपको लगता है कि इससे कोई समस्या हो सकती है जब हम भारत के इतिहास को इस ढंग से देखें, भी वो 3 पीरियड्स में बांटा गया है। वाई डू वी ट्राई, हम क्यों कोशिश करते हैं, एंड डिवाइड हिस्ट्री, और हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट पीरियड, अलग अलग पीरियड्स के बीच में। वी डू सो, हम क्यों करते हैं ऐसा, इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ टाइम। कैप्चर होता है पकड़ना, करेक्टरिस्टिक होता है विशेषता ऑफ टाइम, मतलब उस समय में क्या खास रहा, उस चीज़ को पकड़ने की विशेषता, उस चीज़ को पकड़ने के लिए हम अपनी हिस्ट्री को डिवाइड कर लेते हैं। इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस, मतलब उस टाइम जो उसकी खास विशेषताएं थी, सेंट्रल फीचर्स थी, वो कैसे हमें नज़र आई, उन सब चीज़ों को हम उसमें कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, रख लेते हैं। सो द टर्म्स थ्रू विच वी पीरियडाइज, दैट इज़ द डेमार्केट द डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स। इसका मतलब हम क्या करते हैं, पीरियड्स को डेमार्केट होता है बांटना, डिवाइड करना, उस डिफरेंस को अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड कर लेते हैं, बिकम इम्पॉर्टेंट, वो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। दे रिफ्लेक्ट अवर आइडियाज़ अबाउट द पास्ट। इससे क्या होता है, हमारे जो पास्ट के आइडियाज़ होते हैं वो झलकने शुरू हो जाते हैं, वो हमें नज़र आते हैं। दे शो, वो हमें दिखाते हैं, हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू नेक्स्ट,
कि कैसे हम एक अवधि से, एक समय से दूसरी अवधि में गए तो जो चेंजेस आए, जो परिवर्तन आए, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। आगे देखिए, मिल थॉट, मिल ने सोचा दैट ऑल एशियन सोसाइटीज़, अब सारी जितनी भी एशिया की सोसाइटीज़ जिसमें कि हमारा इंडिया भी आता है बच्चों, दे वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन दैन यूरोप। मिल को क्या लगता था कि जितनी भी एशियन सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे यूरोप के मुकाबले में कम सभ्यता है, वहाँ पे सिविलाइजेशन, अभी लोगों को इतनी अभी नॉलेज नहीं है, सिविलाइजेशन कम है। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, जब वो हिस्ट्री बता रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, कि जब अंग्रेज लोग भारत में आए, हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पोट रूल द कंट्री, जो हिंदू और मुसलमान लोग हैं इनका कंट्री पर रूल चल रहा था उस टाइम, जब भारत में ब्रिटिश के आने से पहले। रिलीजियस इंटॉलरेंस, यहाँ पे क्या था, धार्मिक, मतलब लोग सहन नहीं करते थे किसी को भी, मतलब बड़ी लड़ाइयाँ करने लग जाते थे धर्म को लेकर। कास्ट टैबू, मतलब कास्ट के नाम पे इन्होंने टैबूज बना रखे थे, ऊंची जाति के लोग, नीची जाति के लोग। एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, सुपरस्टिशियस होता है अंधविश्वास, जैसे जिसमें लोग अपनी, मतलब किसी भी बुरी चीज़, जैसे किसी का टोना बोल दिया जिसे आप सिंपल लैंग्वेज में बोलते हो, ऐसे कामों में लगे हुए थे। अंधविश्वास जैसे वही बिल्ली का छींकना हो गया एक तरह से। तो इन सब चीज़ों में डोमिनेटेड सोशल लाइफ, मतलब समाज जो है वो इन सब चीज़ों में, वो कहते बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। ब्रिटिश रूल, अंग्रेज़ों का रूल, मिल फेल्ट, मतलब जेम्स मिल ने क्या महसूस किया, कुड सिविलाइज इंडिया, अगर वो भारत में आ जाता है तो हमारे भारत में लोगों को सभ्यता आ जाएगी, लोग सही ढंग से काम करना शुरू कर देंगे। टू डू सो दिस इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स। मिल को लगा कि इसका मतलब अगर इंडिया के लोगों को सिविलाइज करना है तो भारत के लोगों को यूरोपियन मैनर्स सिखाने पड़ेंगे, उनको ये बताना पड़ेगा यूरोपियन की आर्ट्स क्या है, इंस्टीट्यूशंस के बारे में, और भारत में कानून भी यूरोपियंस के लाएंगे तो भारत के लोगों में वो सभ्यता आ जाएगी। मिल इनफैक्ट, असल में जो मिल हैं उन्होंने सजेस्ट किया दैट द ब्रिटिश शुड कनकर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू एंश्योर द एनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल। मिल ने क्या सुझाव दिया कि जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिश हैं, वो भारत के सारे क्षेत्रों को कनकर होता है जीत लेना, उन्हें जीत लेना चाहिए। क्यों? एनलाइटमेंट, मतलब रोशनी जगाने के लिए, जागृता लाने के लिए, एंड हैप्पीनेस ऑफ इंडियन पीपल, भारत के लोगों को इससे खुशी मिलेगी। मतलब उनको लगता था कि इंडिया के लोगों को वो सिविलाइज कर सकते हैं। फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प, क्योंकि उनको लगता था कि भारत जो है वो अंग्रेज़ों की मदद के बिना तो कभी उन्नति कर ही नहीं सकता। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, अब हिस्ट्री के इसी विचार को लें, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। तो अंग्रेज़ों का जब राज आया तो उन्होंने प्रोग्रेस की और सिविलाइजेशन की सारी फोर्सेस उन्होंने अपनी लगाई। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज वन ऑफ द डार्कनेस, उनके अकॉर्डिंगली तो ये था कि अंग्रेज़ों का राज आने से पहले जो समय था वो सारा अंधेरे में ही था। कैन सच अ कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे, क्या आप इस विचारधारा को स्वीकार कर सकते हैं कि अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ पर सब कुछ अंधकार ही था। इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम, क्या आपको लगता है कि हम किसी अवधि को इतिहास में ऐसे बांटें कि ये हिंदुओं का पीरियड है, ये मुसलमान में बांटा जाए? डिड नॉट अ वैरायटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड, क्या इन पीरियड्स में भी एक साथ कई तरह के फेथ्स, कई तरह के विश्वास नहीं रहे होंगे? वाई शुड वी करेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ रूरल्स एट टाइम, अब हम किसी भी समय को बांटना है तो हम वहाँ के शासक के समय से ही क्यों उसको बांट लेते हैं? टू डू सो, ऐसा इसलिए, इज़ टू सजेस्ट, ये सजेस्ट करता है दैट द लाइव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अदर डू नॉट रियली मैटर, कि कोई भी एक मान लो शासक आया, उसके जीने का तरीका, उसके काम कभी भी दूसरे जैसे नहीं होते, वो अलग अलग होते हैं। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए दैट इवन रूलर्स इन एशियंट इंडिया, की जो प्राचीन भारत में शासक थे, दे डिड नॉट ऑल शेयर द सेम फेथ, उनके भी एक जैसे विश्वास तो कभी भी नहीं रहे, एक जैसे काम तो उनके भी कभी नहीं रहे। मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश
क्लासिफिकेशन, अगर हम मान लो कि अंग्रेज़ों के क्लासिफिकेशन से दूर चले जाएं, अलग हो जाएं, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मिडीवियल एंड मॉडर्न। तो भारत की जो इतिहास है, भारत के जो इतिहासकार थे, उन्होंने हमारी हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा स्टूडेंट्स, बच्चों बेटा? एंशिएंट प्राचीन, मेडीवियल माध्यमिक एंड मॉडर्न आधुनिक। मतलब इन्होंने इन तीन हमारे इतिहास को तीन हिस्सों में बांटा। एक तो प्राचीन हो गया एंशिएंट, एक मेडीवियल बीच का हो गया, और मॉडर्न जो आधुनिक है। अब दिस डिवीज़न टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा डिवाइड करने पर कोई समस्याएं नहीं थी, ऐसे डिवीज़न में भी प्रॉब्लम्स थी। इट इज़ अ पीरियडाइजेशन, ये एक ऐसी अवधि थी दैट इज़ बोरोड फ्रॉम वेस्ट, जो कि पश्चिम के देशों से ली गई थी। वेयर द मॉडर्न पीरियड वॉज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑफ मॉडर्निटी, जहाँ पे जो आधुनिक समय है वो किसके विकास से जुड़ा हुआ था? सारी आधुनिक शक्तियाँ, जैसे कि विज्ञान, साइंस, कारण, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, लिबर्टी आज़ादी, इक्वलिटी समानता। मतलब उनके अकॉर्डिंगली अगर ये सब है तो मॉडर्निटी है। मिडीवियल वाज अ टर्म, और मिडीवियल टर्म किसे बोली गई? यूज टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी, ऐसा एक समाज वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट, जहाँ पर ऐसे कोई भी मॉडर्न सोसाइटी की विशेषताएं नहीं पाई जाती, उसे उन्होंने मिडीवियल सोसाइटी बोला। हाँ जी। कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस करेक्टराइजेशन ऑफ मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ आवर स्टडी? अब हम ये क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मॉडर्न पीरियड की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं, वो हमारी पीरियड जो जिस स्टडी कर रहे हैं, जिस पीरियड की स्टडी, क्या उसे एक्सप्लेन करेंगी? एज यू विल सी इन दिस बुक, अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट हैव इक्वलिटी, फ्रीडम एंड लिबर्टी। और अब जबकि आप इस बुक में आगे जाकर क्या पढ़ोगे बच्चों, कि ब्रिटिश रूल में लोगों में ना तो कहीं समानता देखने को मिली, ना उन लोगों में कहीं आज़ादी मिली, ना उन लोगों में कहीं लिबर्टी फ्रीडम मिली। नोर वाज द पीरियड वन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, और ना ही आपको देखने में मिलेगा कि कोई आर्थिक वृद्धि हुई या कोई प्रगति हुई, कोई प्रोग्रेस हुई। मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रेफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल, और काफ़ी सारे जो इतिहासकार आए उन्होंने इस समय को नाम क्या दिया? कॉलोनियल। बहुत बार आपको क्वेश्चंस में एक वर्ड देखने को मिलता है कॉलोनियल। तो अब हम पढ़ेंगे कि इस कॉलोनियल वर्ड का क्या मीनिंग है। व्हाट इज़ कॉलोनियल? कॉलोनियल को हिंदी में बोलते हैं बेटा उपनिवेशिक होना, औपनिवेश होना। तो देखो कॉलोनियल क्या है, मतलब जो अंग्रेज़ों का राज है, जो ब्रिटिश पीरियड है, उसे कॉलोनियल कहा जाता है। इन दिस बुक, आप इस बुक में यू विल रीड, आप पढ़ेंगे अबाउट द वे, किस तरीके से ब्रिटिश केम टू कंकर द कंट्री, कैसे ब्रिटिश लोगों ने हमारे देश पर राज किया, एंड एस्टैब्लिश देयर रूल, और अपना राज यहाँ स्थापित कर लिया। कैसे जीता? कंकर होता है जीतना, और अपना राज स्थापित किया। सब्जुगेटिंग लोकल नवाब एंड राजा, सब्जुगेटिंग होता है अपने कंट्रोल में लेना, अपने वश में करना, उनको प्रेशराइज करना, उन पे दबाव डालना, उनसे सारे अपने काम मनवाना। कैसे लोकल नवाब और राजा को अपने वश में कर लिया। यू विल सी, आप क्या देखोगे, हाउ दे एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, कैसे उन्होंने अर्थव्यवस्था के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित किया, एंड सोसाइटी, समाज के ऊपर। कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कैसे वो रेवेन्यू होता है इनकम इकट्ठी करते थे, मतलब टैक्स लगा देते थे और फिर हमसे इनकम लेते थे। बॉट द गुड्स, चीज़ें खरीदते थे। दे वांटेड एट लो प्राइस, हमारे से कम कीमतों पे चीज़ें खरीद लेते थे। प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स, हमें उन फसलों का उत्पादन करने के लिए कहते थे। दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट, जो कि वो फॉरेन में एक्सपोर्ट कर सके, जो कि वो उनको ज़रूरत है। एंड यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस, और आपको उन परिवर्तनों के बारे में पता चलेगा दैट केम अबाउट एज अ कॉन्सिक्वेंसेज, कि इनसे क्या क्या परिणाम भी निकले। यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस, आपको वो चेंजेस भी पता चलेंगे ब्रिटिश रूल ब्रॉट आउट अबाउट इन वैल्यू एंड टेस्ट, जो कि अंग्रेज़ों के राज में जो अंग्रेज लोग हमारे वैल्यू और टेस्ट में लेकर आए, हमारे कस्टम्स, हमारे रिवाजों में, हमारे प्रैक्टिसेस, जो हम काम करते थे उनमें जो चेंजेस लेकर आए।
व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ कंट्री, जब एक देश पे सब्जुगेशन मतलब कोई दबाव डाला जाता है, बाय अनदर लीड्स टू दीज काइंड्स ऑफ, जब किसी भी दूसरे तरीके से, जैसे कि पॉलिटिकल, राजनीतिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, सोशल, सामाजिक एंड कल्चरल, सांस्कृतिक चेंजेस, परिवर्तनों के द्वारा, वी रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कोलोनलाइजेशन। तो हम ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोलोनलाइजेशन, औपनिवेशिकीकरण। आपको बेटा ये पेपर में बहुत बार आता है कि व्हाट इज़ कोलोनलाइजेशन। तो जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर दबाव डालती है, प्रेशर करती है, उसे मजबूर करती है कि वो पॉलिटिकल चेंजेस लाए, इकोनॉमिक चेंजेस लाए, सोशल, सामाजिक, कल्चरल, सांस्कृतिक परिवर्तन लाए और उनके ढंग से काम करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोलोनलाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। You will, however, आप देखेंगे, find that all classes and groups did not experience these changes in same way। अब आपने बच्चों 6th में भी हिस्ट्री पढ़ी, 7th में भी पढ़ी, 8th में पढ़ रहे हो, आगे 9th 10th में पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि सारी तरह में जितने भी चेंजेस हुए वो एक ही ढंग से नहीं हुए, अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग ढंग से हुए। दैट इज़ वाई द बुक इज़ कॉल्ड अवर पास्ट इन द प्लूरल। इसीलिए हिस्ट्री की बुक को हम लोग, जो नाम हमारा टाइटल है बेटा, अवर पास्ट नहीं है, देखो पीछे एस लगा हुआ है, प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, मतलब एक वचन बहुवचन, मतलब हमारे अतीत। अतीत में ये नहीं कि सिर्फ एक ही क्लास की इसमें हिस्ट्री बताई गई, अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग चेंजेस आए, उन्होंने अलग अलग चेंजेस एक्सपीरियंस किए, इसीलिए हम इसे अवर पास्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए आता है, हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं। What resources do historians use in writing about the last 250 years of Indian histories? हमारे भारत के इतिहास के पिछले 250 सालों के बारे में, मतलब जो हिस्टोरियन है वो क्या सोर्सेज यूज़ करते हैं लिखने के लिए, हमारी हिस्ट्री को लिखने के लिए, तो हम उनके बारे में अब इसमें पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड, जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारे रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करता है। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स, मतलब सबसे ज़रूरी, एक महत्वपूर्ण जो साधन, सोर्स था ऑफिशियल रिकॉर्ड का ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। भारत ने जो, अंग्रेज लोगों ने जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल रिकॉर्ड, जो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था, वो क्या था? ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। की जो अंग्रेज लोग थे, उनकी जो प्रशासन था, उसने अपने ऑफिस में रिकॉर्ड रखे हुए थे, वहाँ से हमारे हिस्टोरियंस हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं। द ब्रिटिश बिलीव्ड, अंग्रेज लोगों को क्या लगता था? दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पॉर्टेंट, कि लिखना बहुत ज़रूरी है, मतलब कोई भी घटना हो रही है तो उसे आप लिखो, वो बहुत ज़रूरी है। एवरी इंस्ट्रक्शन, कोई भी निर्देश है, कोई प्लान, कोई योजना है, कोई पॉलिसी डिसीज़न, कोई नीति पे निर्णय लेना है, कोई एग्रीमेंट है, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई खोज हो रही है, हैड टू बी क्लियरली रिटन अप, उसे साफ साफ लिखा जाना चाहिए। वंस दिस वॉज डन, एक बार लिख लिया, थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीज एंड डिबेटेड, फिर क्या होगा? चीज़ों को हम आराम से पढ़ भी सकते हैं और उन पे बहसबाजी भी कर सकते हैं। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मीमोज, नोटिंग एंड रिपोर्ट्स। तो ऐसी जो विचारधारा थी, इससे क्या है, हमें पता चल जाता था प्रशासन में, वहाँ पे मीमोज होता है जो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को भेजता है, कोई नोट्स बना रहा है, कुछ लिख रहा है, कोई रिपोर्ट्स भेज रहा है, तो वो इससे बन जाती थी। द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट, अंग्रेज लोग और क्या फील करते थे, महसूस करते थे, दैट ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व, कि जितने भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या लेटर्स हैं, इनको बड़े ध्यान से संभाल के रखने की ज़रूरत है। सो दे सेटअप रिकॉर्ड रूम्स, इसके लिए उन्होंने क्या किया, इनके लिए कमरे बनवा दिए, रिकॉर्ड रूम सेटअप कर दिए। अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस, जितने भी इंस्टीट्यूशंस थी ना, उनमें साथ साथ एक एक कमरा बनवा दिया, वहाँ पे ये रिकॉर्ड रखे जाएंगे। जैसे कि द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, गांव के तहसीलदार के ऑफिस के साथ एक कमरा बनवा दिया, कलेक्ट्रेट के ऑफिस के साथ एक कमरा बना दिया, कमिश्नर के ऑफिस के साथ कमरा बनवा दिया। इसी तरह से द प्रोविंशियल सेक्रेटरी के, जो भी प्रोविंशियल मतलब जो राज्य का जो सेक्रेटरी है, उसके साथ बनवा दिया। लॉ कोर्ट के साथ एक रूम बनवा दिया, ताकि रिकॉर्ड्स जो हैं वो संभले रहें। ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम, सबके पास अपने अपने रिकॉर्ड रूम्स हैं। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, कई संस्थाएं जो स्पेशल थी, जैसे कि आर्चीव्स और म्यूज़ियम,
ये तो स्पेशल बना दिए जहाँ पे इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड को प्रिजर्व संभाल कर रखा जाए। तो बेटा ये पेपर में दोनों बहुत बार क्वेश्चन में पूछी जाती हैं कि इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड को प्रिजर्व करने के लिए कौन से इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। तो ये आपने यहाँ लिखना है, आर्काइव्स भी बोलते हैं इसे, आर्चीव्स भी बोलते हैं, आर्काइव्स भी कह सकते हो और म्यूजियम। यहाँ पे रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखा जाता था। ये दो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, ये आपको लर्न होना चाहिए। लेटर्स एंड मीमोज, अभी मैंने बताया था मीमो जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, दैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच टू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर, जो एक एडमिनिस्ट्रेशन की ब्रांच से दूसरी में जाते हैं इन द अर्ली ईयर ऑफ 19th सेंचुरी। ये 19th सेंचुरी के पहले के सालों में था। कैन स्टिल बी रेड इन आर्काइव्स, अभी भी आर्काइव्स में ये पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स, आप नोट्स को अभी भी पढ़ सकते हैं, रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हैं। दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिपेयर्ड, जो वहाँ के अधिकारियों ने, ज़िले के अधिकारियों ने बनाई थी। और द इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्टिव्स, या जो निर्देश दिए थे, डायरेक्टिव भी निर्देश होता है, दैट वर सेंट बाय ऑफिशियल, जो कि अधिकारी भेजते थे एट द टॉप टू प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो भी राज्य के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो टॉप के उनको भेजते थे। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में, दीज डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली कॉपीड आउट, इन जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे इनकी कॉपी की गई, इनको संभाल कर ध्यान से कॉपी किया, एंड ब्यूटीफुली रिटन बाय कैलीग्राफिस्ट, और इसको अच्छे ढंग से लिखवा दिया गया, किनके द्वारा, कैलीग्राफिस्ट। अब बच्चों ये कैलीग्राफिस्ट क्या होता है, देखो एक वर्ड होता है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है बच्चों कि किसी भी चीज़ को बड़े सुंदर तरीके से, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना, सजा सजा के लिखना। और जो ये काम करता है, मतलब जो आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग है वो कैलीग्राफी है, और जो ये काम करता है उसे हम कहते हैं कैलीग्राफिस्ट। तो उनसे इन्होंने ये सारी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ बनवाई, सुंदर सुंदर तरीके से लिखवाई संभाल कर रखने के लिए। अब कैलीग्राफिस्ट देखो इन्होंने बता रखा है, बाय दोज, वो हु स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो, उसमें वो निपुण हो। बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मिडल में, विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, जब प्रिंटिंग भी आ गई, मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड, बहुत सारी कॉपी फिर इन रिकॉर्ड्स की प्रिंट करवा ली गई, एज प्रोसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भेज दी उन्होंने और उनको प्रिंट भी इन्होंने करवा दिया। देखो एक नीचे ये फोटोग्राफ आपको बेटा नज़र आ रही है, इसमें इन्होंने दिखा रखा है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है, भारत में जो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है ये 1920 में आई थी। व्हेन न्यू दिल्ली वाज बिल्ड, जब नया दिल्ली बना था, नई दिल्ली बनी, द नेशनल म्यूजियम एंड नेशनल आर्काइव्स, दे वर बोथ लोकेटेड क्लोज टू वाइसरेगल पैलेस, इस महल के पास, वाइसरेगल पैलेस के पास ये दोनों बनाई गई। दिस लोकेशन रिफ्लेक्ट, ये जो इनकी स्थिति है ये क्या बताती है, इम्पॉर्टेंस बताती है, दीज इंस्टीट्यूशन हैड इन ब्रिटिश इमेजिनेशन, कि अंग्रेज लोगों की कल्पना में इन इंस्टीट्यूशंस की क्या इम्पोर्टेंस थी। तो ये आपने लर्न करना है, जो न्यू दिल्ली में नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्काइव्स दोनों वाइसरेगल पैलेस के पास बनाए गए हैं। ऐसे ही देखिए ये आपके साइड पे इन्होंने बता रखा है, रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट, कैसे रिपोर्ट्स जाया करती थी। तो ये एक रिपोर्ट का इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आपको पता चल जाएगा इसमें क्या इन्होंने बता रखा है। देखो, इन 1946 में colonial government in India was trying to put down a mutiny that broke out on the ships of the Royal Indian Navy। तो इसमें इन्होंने जैसे बता रखा है कि भारत में जो अंग्रेज़ों की सरकार थी उन्होंने हमारे जो शिप्स, उन्होंने हमारे तोड़ने की कोशिश की थी, जो रॉयल इंडियन नेवी के शिप्स हैं उन्हें ख़राब करने की, तोड़ने की कोशिश की थी। तो एक सैंपल इन्होंने दिया कि कैसे रिपोर्ट बनाकर भेजी। होम डिपार्टमेंट गॉट फ्रॉम डिफरेंट डॉकयार्ड, जो वहाँ बंदरगाहें थी तो वहाँ पे उनको कैसे, उनसे जो रिपोर्ट मिली थी वो किस तरह से थी। तो देखो इन्होंने बॉम्बे के बारे में सबसे पहले बताया हुआ है, रिपोर्ट कैसे बनाते थे ये लोग, अलग अलग डॉकयार्ड जहाँ जहाँ बंदरगाह थी वहाँ से कैसे उन्होंने रिपोर्ट भेजी कि हमारे शिप्स को जैसे तोड़ा जा रहा है। अरेंजमेंट हैव बीन मेड फॉर द आर्मी टू टेक ओवर शिप एंड एस्टैब्लिशमेंट,
कि इनके जितने भी जहाज़ हैं उनको लेने के लिए सेना के अरेंजमेंट्स कर दिए गए हैं। रॉयल नेवी शिप्स आर रिमेनिंग आउटसाइड द हार्बर। हार्बर होता है वो समुद्री तट, जो रॉयल नेवी शिप्स हैं वो सारे बाहर ही हैं समुद्री तट के। कराची की तरफ से देखो क्या आ गई कि 301 मिटीनियर्स आर अंडर अरेस्ट, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है जो वहाँ हैं काम कर रहे हैं। एंड फ्यू मोर स्ट्रॉन्गली सस्पेक्टेड आर टू बी अरेस्टेड, और कईयों को अभी अरेस्ट करने पर बताया जा रहा है। ऑल एस्टैब्लिशमेंट आर अंडर मिलिट्री गार्ड, मतलब सब कुछ सेना के हाथ में है। ऐसे ही विशाखापट्टनम में जो बंदरगाह थी वो भी देखो इन्होंने बता रखा है कि पोजीशन को कंट्रोल में ले लिया गया है, अब यहाँ कोई वायलेंस नहीं है। जो मिलिट्री गार्ड्स हैं वो जहाज़ों पे प्लेस कर दिए गए हैं एस्टैब्लिशमेंट पर, कोई फर्दर ट्रबल अब आगे नहीं दिख रही है। तो ये देखो ये हेड क्वार्टर, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, इंडियन काउंसिल, मतलब इस तरह से ऐसे रिपोर्ट्स तब बनकर जाया करती थी। अब देखिए आगे आता है सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट। सर्वेज जो होते थे वो कैसे इम्पॉर्टेंट होते थे? हाँ जी, द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग, अब सर्वे करने की जो प्रैक्टिस है, काम है, ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी बहुत आम बात थी अंग्रेजों के राज में। द ब्रिटिश बिलीव, अंग्रेज क्या मानते थे, दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन, कि जो देश है उसे पूरा पता होना चाहिए बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटेड। अगर उस पर हमने राज करना है तो हमें उसके बारे में पूरा पता भी होना चाहिए। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के शुरू में डिटेल्ड सर्वे वर बीइंग कैरिड ऑन, पूरा सर्वे किया जाता था टू मैप द एंटायर कंट्री, पूरे देश का नक्शा बनाकर। इन द विलेजेस, गाँव में, रेवेन्यू सर्विस, इनकम का सर्वे कंडक्ट किया जाता था कि लोगों को आय कहाँ कहाँ से आती है। द एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी, मतलब वहाँ का जानना कि वहाँ के लोग कैसे रह रहे हैं, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ की मिट्टी की क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी कैसी है, फ्लोरा फोना, वहाँ फसलें, फल, पेड़ पौधे वो सब क्या हैं, द लोकल हिस्ट्री, वहाँ का इतिहास कैसा है, एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, वहाँ पे फसलों के तरीके कौन से हैं, ऑल द फैक्ट्स सीन एज नेसेसरी, ये सारी चीज़ें ज़रूरी देखी जाती थी टू नो अबाउट टू एडमिनिस्टर द रीजन, जब हमें किसी क्षेत्र पर राज करना है। फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में सेंसस ऑपरेशन, एक सेंसस ऑपरेशन किया गया, वर हेल्ड एवरी 10 years, जो कि 10 सालों बाद किया जाता है। बेटा सेंसस होता है जनगणना, जिसमें लोगों की काउंटिंग की जाती है कि कितने नए और लोग आ गए, कितने लोगों की डेथ हो गई, कितने नए बच्चे पैदा हो गए, हर एक चीज़ की काउंटिंग होती है। ये सर्वे घर घर जाकर सरकार करती है, तो इसे बोलते हैं सेंसस या जनगणना। ये हर 10 साल बाद की जाती है। दीज प्रिपेयर डिटेल रिकॉर्ड ऑफ, इसमें क्या रिकॉर्ड होता है, नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द प्रोविंस ऑफ इंडिया, कि भारत के राज्यों में कितने लोग हैं। नोटिंग इन्फॉर्मेशन, क्या सूचना लेते हैं, कास्ट, जाति के बारे में, रिलीजन, धर्म के बारे में, ऑक्यूपेशन, वो क्या काम करते हैं। देयर वर मैनी अदर सर्वे, और भी कई सर्वे किए गए, जैसे कि बोटैनिकल सर्वे, मतलब ये पेड़ों पौधों पे, जूलॉजिकल सर्वेस, मतलब ये जितने भी हमारी वन्य जाति है, वन में, जंगलों में जो पशु या जानवर रह रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल, मतलब जितना भी हमारा जो भी प्राचीन पुरातन है उसका सर्वे। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे, हर तरह के मतलब इसमें सर्वे किए जाते हैं। अब देखिए आगे आता है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। नेक्स्ट आता है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या नहीं बताते थे। फ्रॉम द वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो अ लॉट। हालांकि इतना ज़्यादा रिकॉर्ड का अमाउंट रखने पर हम काफ़ी कुछ जान जाते हैं, बट वी मस्ट रिमेंबर, लेकिन हमें याद रखना चाहिए दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, कि ये तो सरकारी रिकॉर्ड हैं। दे टेल अस, ये हमें क्या बताते हैं, व्हाट द ऑफिशियल थॉट, कि अधिकारी क्या सोचते हैं, व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन, वो किस में इंटरेस्टेड हैं, एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टैरिटी, और वो लाने के लिए, इन सब चीज़ों को संभालने के लिए वो क्या चाहते हैं। दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड, ये रिकॉर्ड हमें ये समझने में सहायता नहीं देते व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट, कि लोग क्या महसूस करते हैं, एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शंस, और उनके कामों के पीछे क्या होता है।
फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, अगर हम कहीं और देखें इसकी ज़रूरत हो, व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर ऑल दीज रिसोर्सेज, जब हम इन सोर्सेज पर देखते हैं, वी फाइंड दैम इन प्लेंटी, तो हम बहुत से पाते हैं, दो दे आर मोर डिफ़िकल्ट टू गेट दैन ऑफिशियल रिकॉर्ड, जो कि सरकारी रिकॉर्ड्स से भी प्राप्त करना मुश्किल है। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, लोगों की डायरीज, अकाउंट्स हैं पिलग्रिम्स, तीर्थ स्थानों के अकाउंट्स, ट्रैवलर्स, यात्रियों के, ऑटोबायोग्राफी ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ की जीवन कथाएँ, पॉपुलर बुकलेट्स दैट वर सोल्ड इन लोकल बाज़ार, जो कि लोकल बाज़ारों में मिल जाती है। एज प्रिंटिंग स्प्रेड, जैसे जैसे प्रिंटिंग फैली, न्यूज़पेपर पब्लिश हुए, इश्यूज वर डिबेटेड इन पब्लिक, लोगों ने तो उस पर बहसबाजी शुरू कर दी। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज़, जितने भी नेता थे या समाज सुधार थे, उन्होंने अपने विचार फैलाने शुरू किए, लिखना शुरू किया। पोएट, नोवेलिस्ट, उन्होंने एक्सप्रेस की अपनी फीलिंग्स। ऑल दीज सोर्सेज, जितने भी साधन थे, however were produced by those, उनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए, who were literate, जो कि पढ़े लिखे थे। From these we will not be able to understand how history was experienced and lived by tribal and peasant, लेकिन फिर भी हम ये जानने के काबिल नहीं हुए कि इतिहास में कि आदिवासी लोग हैं, किसान लोग हैं, ये कैसे रहे, वर्कर्स इन माइंस, जो खादानों में काम कर रहे हैं, पुअर हैं गलियों में, वो कैसे रहे। गेटिंग टू नो देयर लाइफ इज़ अ मोर डिफ़िकल्ट टास्क, अब इनके जीवन के बारे में जानना तो और भी मुश्किल काम था। येस दिस कैन बी डन, हाँ लेकिन हुआ, इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, जब हमने थोड़ी सी कोशिश की। व्हेन यू रीड दिस बुक, जब आप इस बुक को पढ़ेंगे, यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन, तो आप देखेंगे कि ये सब कैसे हुआ। अब देखिए, एक इसमें मैपिंग की, मैंने बताया था ना कि मैप बनाना ज़रूरी था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो इसमें देखो ये फ़ोटो बता रखी है, इसमें इन्होंने बताया मैपिंग एंड सर्वे ऑपरेशन इन प्रोग्रेस इन बंगाल, बंगाल में हुआ। ड्राइंग बनाई जेम्स प्रिंसेप ने, ये 1832 में बनाई थी। तो ऐसे सर्वे, ये ड्राइंग बना के सर्वे करते थे कि यहाँ पर ये चीज़ है, ये देखिए यहाँ पे ये कर रहे हैं पूरा, और यहाँ पे लोग खड़े हैं, जिससे मैप बनाया जा रहा है कि कहाँ पे क्या चीज़ होगी, कहाँ पे क्या चीज़ होगी। तो ये सर्वे इस तरह से किया जाता था। तो इस तरह से देखिए, एक ये पिक्चर है आपकी बुक में ऊपर, यहाँ पर इन्होंने रिबेल ऑफ 1857 की क्रांति दिखा रखी है बच्चों। इसमें इन्होंने बता रखा है, इमेजेस नीड टू बी केयरफुली स्टडीड फॉर द प्रोजेक्ट, द व्यू पॉइंट ऑफ दोज हु क्रिएट दैट, मतलब जिसने बनाया उसने कैसे लड़ाई करते हुए लोगों को दिखा रखा है कि अंग्रेजी सरकार से लड़ाई हो रही है। दिस इमेज कैन बी फाउंड इन सेवरल बुक्स प्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश आफ्टर 1857 रिबेलियन, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों के साथ ये जो लड़ाई है, ये फ़ोटो कई जगह देखने को मिलती है। तो इसमें देखो, इन्होंने इस ढंग से हमें इसके बारे में बता रखा है। तो आज यहाँ पर बेटा आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। क्वेश्चंस जो हैं आपके पीछे कुछ दे रखे हैं, तो ये मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इस चैप्टर को पढ़िए, समझिए। थैंक यू।